गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ नेपाल। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जहां पर हमने उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था एंड हमने फीचर्स कवर करे थे अबाउट द नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड आज हम कवर करने वाले नेपाल की लेजिस्लेचर के बारे में। बेसिकली हम उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, उसके पावर्स एंड फंक्शंस, ये सब कवर करने वाले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम नेपाल की लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेपाल की लेजिस्लेचर है वो कैसी है, तो वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। दैट मीन्स जो नेपाल की लेजिस्लेचर है वहां पे 2 हाउसेज है। बाय मतलब होता है 2, एंड कैमरल मतलब होता है हाउस। ठीक है, तो नेपाल की लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, दैट इज अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस को वहां बोला जाता है नेशनल असेंबली एंड लोअर हाउस को वहां बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इतना तो हमने जो है नेपाल के जब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कवर करे थे तब भी देख लिया था कि वहां पर 2 हाउस है एंड उन दोनों हाउस का नाम क्या है, वो चीजें हमने कवर कर ली थी। बट आज हम उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये सारी चीजें भी कवर करने वाले। तो अब यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि नेपाल में कैसी लेजिस्लेचर है, दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हमने अपर हाउस भी देख लिया, लोअर हाउस भी देख लिया। उसके अलावा नेपाल में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी है। दैट मीन्स हमने, अगर आपको याद हो तो, नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन के जब फीचर्स देखे तो हमने बोला भी था कि वहां पर 7 प्रोविंसेस है। तो उन 7 प्रोविंसेस के लिए वहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो हमने बेसिकली क्या बोला कि नेपाल में बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउस है, दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द नेशनल असेंबली। उसके अलावा वहां पर 7 प्रोविंसेस के लिए अलग से 7 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। अब हम इस लेजिस्लेचर का जो है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द लोअर हाउस, इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देख लेते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर्स है? 275 मेंबर्स है। और उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो वो चीज हम देखते हैं। तो 275 मेंबर्स में से 165 मेंबर्स को जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाता है। क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट? दैट मीन्स FPTP सिस्टम, ये क्या होता है, तो वो चीज अभी हम देखते हैं। ठीक है, बट अभी ये देख लो कि 275 मेंबर्स में से 165 मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जा रहा है? थ्रू द सिस्टम, दैट इज द FPTP सिस्टम। ठीक है, और हर एक जने को हर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं हम FPTP सिस्टम की, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो देयर आर 100 पीपल, ठीक है, एंड 3 कैंडिडेट्स है, दैट इज A, B एंड C। तो A, B, C 3 को वोट करने के लिए 100 जने हैं। तो 40 जनों ने क्या करा? A को वोट करा। 35 जनों ने जो है B को वोट करा एंड 25 जनों ने C को वोट करा। ठीक है, तो ऐसे में 40, 35 एंड 25 ये वोट्स मिले किसको? A, B और C कैंडिडेट को। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है या जो है आपकी जीत तभी होगी जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आपको मिलेंगे। तो 100 लोग हैं तो उसमें से मेजॉरिटी वैसे देखा जाए तो कितनी होनी चाहिए? हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर 100 में से 51 वोट्स जो है किसी भी एक कैंडिडेट के पास आता है तो ही वो जीतता है, ये बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। दैट मीन्स A को सबसे ज्यादा वोट मिले, दैट इज 40 वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर A जीत गया। हालांकि वैसे क्या होना चाहिए, जीतने के लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। मतलब अगर 100 लोग हैं तो एटलीस्ट 51 वोट्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब हाफ से ज्यादा वोट्स चाहिए होते हैं। बट यहाँ पे इसको मेजॉरिटी नहीं मिली, बट फिर भी ये जीत गया। क्यों? क्योंकि उसको इन 2 की कंपैरिजन से ज्यादा वोट्स मिले थे। तो दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मेजॉरिटी की, सिंपल या स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो ये होता है FPTP सिस्टम। ओके, चलो, तो FPTP सिस्टम तो हमने समझ लिया। अब बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि कंसिस्ट करता है 275 मेंबर्स से, एंड उसमें से 165 मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? थ्रू द FPTP सिस्टम। ठीक है, अब बचे 110 मेंबर्स, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो वो इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू।
तो ये भी एक काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम है, अभी के लिए ये समझ लो, बाद में इसको अपन और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी मेंबर्स है, दैट इज ये जितने भी 275 मेंबर्स है, इनका टर्म कितना होता है, तो इनका टर्म होता है या इनका टेन्योर होता है 5 इयर्स का। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को बीच में डिसॉल्व नहीं किया गया तो ये 5 इयर्स पूरे कंप्लीट करते हैं, बट अगर डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली वो टर्म कंप्लीट नहीं होता है। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होने चाहिए, जो भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कैंडिडेट्स की एटलीस्ट एज कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स होनी चाहिए, मतलब वो एटलीस्ट 25 साल के होने चाहिए, तभी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर बन सकते हैं। तो ये चीज हमने बात करी, कैसे हमने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें से कितने मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है और बचे हुए मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो दैट इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेशनल असेंबली विच इज द अपर हाउस, ठीक है। तो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, तो नेशनल असेंबली में मेंबर्स होते हैं 59, ठीक है। एंड इनमें से 56 मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो 56 मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो बचे हुए 3 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट की एडवाइस पे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि 56 मेंबर्स को तो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है एंड लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, एंड बचे हुए 3 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड नेशनल असेंबली के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है, तो 6 साल का टेन्योर होता है, मतलब 6 साल का टर्म होता है, ठीक है, जिसमें से 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इफ यू नो, तो सेम इंडिया में राज्यसभा दैट इज द अपर हाउस, वहां पर भी यही होता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का भी टेन्योर कितना होता है, 6 इयर्स का होता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो ये कहीं ना कहीं एक परमानेंट हाउस है, क्योंकि 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर हम बोल रहे हैं। इनके मेंबर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, वहां पे 25 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, यहाँ पर 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, तभी वो जो है नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। सो नाउ लेट्स सी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। हमने लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन तो देख लिया, एंड अब हम देखते हैं उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो नेपाल के जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक मेकिंग लॉज, अप्रूविंग द बजट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो अब हम उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है लेजिस्लेचर के, ठीक है, कहाँ की, नेपाल की लेजिस्लेचर की। सबसे फर्स्ट पावर या सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है दैट इज लॉ मेकिंग पावर, दैट मीन्स टू क्रिएट लॉज। एज यू ऑलरेडी नो, लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन ही होता है लॉज बनाना, तो यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट पावर भी वही आ जाती है, दैट इज लॉ मेकिंग पावर। अब नेपाल की पार्लियामेंट भी क्या करती है, लॉज बनाती है, एंड वो लॉज जो है पूरी कंट्री में अप्लाई होते हैं, हर किसी को जो है मानने पड़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लॉज हम देख लेते हैं, तो कुछ होते हैं जनरल लॉज एंड कुछ होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये जितने भी जनरल लॉज होते हैं उसके लिए ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। अब जो जनरल लॉज होते हैं उसके लिए ऑर्डिनरी बिल्स इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब बिल्स क्या होते हैं वो चीज पहले समझ लेते हैं। बिल क्या होता है, जब कोई लॉ बनता नहीं है, एक कानून बना नहीं है, उससे पहले वो जो ड्राफ्ट वाली चीज होती है ना, दैट इज बिल। मतलब लॉ बनने से पहले एक ड्राफ्ट करा जाता है कि हमें ये लॉ चाहिए, ये बनाना है, ठीक है। तो वो जब ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तब जाके वो लॉ बनता है। तो उस ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं, उस ड्राफ्ट को हम बिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं जो कि जनरल लॉ से रिलेटेड होते हैं, आप इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट मीन्स आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर नेशनल असेंबली किसी में भी आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये जो बिल है इसे दोनों हाउस की अप्रूवल चाहिए होती है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको लोअर हाउस की भी अप्रूवल चाहिए होगी एंड अपर हाउस की भी अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इसे जब दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं, इसके बाद जो ऑर्डिनरी बिल है उसे भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर द फाइनल अप्रूवल, ठीक है। और अगर एक बार प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो लॉ जो है वो ऑफिशियल हो जाता है, दैट मीन्स बिल अप्रूव हो गया फाइनली, तो अब वो क्या बन गया, एक लॉ बन गया, एक कानून बन गया, एंड वो एक ऑफिशियल कानून बन गया, ठीक है, एक ऑफिशियल लॉ बन गया।
तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। एंड अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लॉस जो कि फाइनेंस या टैक्स से रिलेटेड होते हैं, तो उसे हम किस में लेते हैं, तो दैट इज मनी बिल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मनी बिल्स जो है ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो ये रिलेटेड होते हैं टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, इन सबसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज द लोअर हाउस ये ही इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल्स को। मतलब मनी बिल्स जो है केवल लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड अगर लोअर हाउस जो है अप्रूव कर देता है मनी बिल को, तो उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है अपर हाउस के पास रिव्यू करने के लिए, ठीक है। एंड फिर वो जो अपर हाउस है वो कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है कि आपको इसमें ये चेंज करना चाहिए, बट वो बिल को स्टॉप नहीं कर सकता। एंड फाइनली उसके बाद किसके पास भेजा जाता है, तो फाइनली प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। प्रेसिडेंट जो है जब बिल को साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया, पहले केवल इसे लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड अगर लोअर हाउस ने अप्रूव कर दिया तो रिव्यू के लिए भेजा जाता है अपर हाउस के पास। एंड अपर हाउस केवल चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, बिल को स्टॉप नहीं कर सकता है। मतलब अगर कुछ चेंज उसे करवाना होगा तो वो लोअर हाउस को वापस भेज देगा, एंड लोअर हाउस चेंज करके वापस अपर हाउस को भेज देगा, बट बिल को स्टॉप नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि अच्छा ये आगे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, उन्हें अप्रूव करना ही पड़ेगा एनी हाउ, चेंजेस करवा के करो बट लेकिन अप्रूव करना है, ठीक है। एंड फिर प्रेसिडेंट साइन करके उसे क्या बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज करो नेपाल को टैक्स बढ़ाना है इम्पोर्टेड गुड्स पे, ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करेगी, मनी बिल इंट्रोड्यूस करेगी। कहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, दैट मीन्स लोअर हाउस में। एंड अगर नेपाल को केवल स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज चेंज करनी है तो ऐसे में क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, जनरल लॉज हुए तब तो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड कुछ भी फाइनेंस से या किसी भी चीज से रिलेटेड हुआ, टैक्सेशन से रिलेटेड हुआ, तो ऐसे में मनी बिल्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जब जनरल लॉज या ऑर्डिनरी बिल की बात की जा रही है तो वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं, किसी भी हाउस में, दैट मीन्स दोनों हाउस में। सेकेंड फंक्शन या सेकेंड पावर आती है दैट इज बजट अप्रूवल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, हर साल गवर्नमेंट एक बजट प्रिपेयर करती है कि कैसे मनी को स्पेंड किया जाना चाहिए या कैसे मनी को कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे घर का बजट प्रिपेयर नहीं होता क्या, अच्छा इतनी सैलरी आई है तो हम कैसे कैसे स्पेंड करेंगे, कितना सेव करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हर साल जो है गवर्नमेंट एक बजट प्रिपेयर करती है, और फिर उस बजट को कहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, तो पार्लियामेंट पे प्रेजेंट करना होता है, पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए कि ये बजट सही है क्या, हमें इतना स्पेंड करना है, ऐसे कलेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ सही है क्या। तो ऐसे में ये चीज़ पार्लियामेंट अप्रूव करती है बजट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो नेपाल की लेजिस्लेचर है या फिर जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसका एक और क्या पावर आ रही है या एक और क्या फंक्शन आ रहा है, तो दैट इज बजट अप्रूवल। वो बजट को अप्रूव करती है, जो भी गवर्नमेंट ने बजट प्रिपेयर करा है उसे वो अप्रूव करती है, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ बोली गई है कि जो फाइनेंस बिल है जिसमें टैक्स रूल्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये सब इंक्लूड होता है, तो वो चीज कौन अप्रूव करेगा, तो वो चीज जो है लोअर हाउस दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो सेकेंड पावर हमने क्या बोली, बजट अप्रूवल, कि जो लेजिस्लेचर है नेपाल की या जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, बजट अप्रूव करती है जो भी प्रेजेंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब ये काम कैसे करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रेजेंट करती है, ठीक है, इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट मीन्स लोअर हाउस में वो बजट को जो है प्रेजेंट करेगी। फिर वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी एमपीज है, वो डिस्कस करते हैं उस बजट को, एंड कुछ अगर चेंजेस उनको लग रहे हैं तो वो चीज सजेस्ट करते हैं कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। बट एक बार अगर अप्रूव कर दिया बजट को तो फिर वो जो बजट है इम्प्लीमेंट करा जाता है बाय द गवर्नमेंट कि अच्छा इस बार हमको इस सेक्टर में या इस डिपार्टमेंट में इतनी स्पेंडिंग करनी है, या यहाँ पे हमको डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए होगा तो हमें यहाँ पर इतना पैसा लगाना है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बोली गई है। जैसे इंडिया में यूनियन बजट जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट को ज्यादा मनी जो है हेल्थ केयर पे स्पेंड करना है, उसको हेल्थ केयर का डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे में ये चीज को वो बजट में इंक्लूड करेगी एंड पार्लियामेंट का अप्रूवल लेगी कि क्या हम सही कर रहे हैं,
कि हमें इतनी स्पेंडिंग या इतने करोड़ या इतने लाख करोड़ जो है हमें हेल्थ केयर में जो है स्पेंड करने हैं, तो इज इट राइट और नॉट, ठीक है। तो ऐसे में पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तब तो वो ऑब्वियसली होगा, एंड नहीं किया तो वो चीज़ कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे या फिर वो चीज़ नहीं होगी, या थोड़ा कम ज़्यादा जैसा भी है वो चीज़ होगी, ठीक है। थर्ड पावर या थर्ड फंक्शन आता है, दैट इज ओवरसाइट एंड स्क्रूटिनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्क्रूटिनी मतलब होता है चेक रखना। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है गवर्नमेंट को मॉनिटर करने की, उसको कंट्रोल करने की, कि गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है वो चीज़ पे चेक रखे, उससे कैसे कंट्रोल करना है। तो वो सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। एंड जब पार्लियामेंट चेक रखती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, उससे क्या करने पड़ेंगे? लॉज फॉलो ही करने पड़ेंगे, जो भी कानून है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूटिव वर्क करना चाहिए। एंड ऐसा ही हो, इसके लिए जो है पार्लियामेंट चेक रखती है ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट किस किस तरीके से चेक रखती है गवर्नमेंट के ऊपर? तो सबसे फर्स्ट आता है क्वेश्चंस पूछ के, मतलब मिनिस्टर्स जो है वो आंसरेबल होते हैं टू द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, कि मिनिस्टर्स को जो है जो भी उनके वर्क के बारे में या जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, एक्शंस लिए, उसके बारे में अगर लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछे तो उन्हें आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, जो एमपीज है, दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग पॉलिसीज, रिगार्डिंग करप्शन, रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ पावर, एनीथिंग। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आई है तो आपने ये पॉलिसी क्यों लेके आए, या कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, या कुछ भी क्वेश्चन जो है एमपीज पूछ सकते हैं, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, एग्जीक्यूटिव को उन क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा। या फिर पार्लियामेंट कैसे चेक रख सकती है? इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करके। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ तो गलत कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, या कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है? एक स्पेशल कमिटी फॉर्म कर सकती है ताकि गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू किया जा सके, उस पर चेक रखा जा सके, ठीक है। और एक और तरीका है जिससे वो चेक रख सकती है, दैट इज डिमांडिंग क्लेरिफिकेशन, मतलब उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसे क्लेरिफाई करो इन द पार्लियामेंट। मतलब अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उससे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द पार्लियामेंट कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, क्या रीजन था, क्या कॉज था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। तो बेसिकली हमने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्क्रूटिनी कर सकती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज हो रहा है, मतलब पैसों का अगर मिसयूज हो रहा है, तो ऐसे में पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सकती है फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। एंड या फिर अगर एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो रहा, तो एमपीज मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो डिमांड कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन किससे? एजुकेशन मिनिस्टर से, कि क्यों जो है एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो रहा, या अगर फंड्स का मिसयूज हो रहा है तो ऐसे में कहाँ जा रहा है फंड। तो वो सब चीज़ें वो किससे पूछ सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, या जो भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है उनसे पूछ सकते हैं। फोर्थ पावर आती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? चेंजेस लेकर आना। तो यहाँ पर पार्लियामेंट क्या कर सकती है? अमेंडमेंट्स ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अगर उसे जरूरी लगा पार्लियामेंट को, तो ऐसे में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आ सकती है। बट अब कैसे लाएगी, उसके लिए क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए? तो सबसे पहले एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करा जाता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? किसी भी हाउस में, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, तो किसी भी हाउस में आप एक प्रपोजल जो है फॉर द अमेंडमेंट वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड उसके बाद उस अमेंडमेंट को अप्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2/3 मेंबर्स जो है दोनों हाउस के, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस के जो 2/3 मेंबर्स है, वो उस अमेंडमेंट के लिए अग्री करने चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट के लिए अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस अग्री नहीं करते हैं, तो वो अमेंडमेंट जो है वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस अग्री कर जाते हैं, अप्रूव कर देते हैं अमेंडमेंट के लिए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं? उस अमेंडमेंट को साइन करते हैं, एंड फिर वो कहीं ना कहीं वो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर नेपाल को जो एक नया फंडामेंटल राइट ऐड करना है, तो ऐसे में पार्लियामेंट क्या करेगी? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करेगी। नेक्स्ट पावर आती है, दैट इज पावर ऑफ इम्पीचमेंट। दैट मीन्स इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल, किसी को रिमूव कर देना।
तो नेपाल के पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकती है अगर वो लॉ का मिसयूज करते हैं या लॉ को तोड़ते हैं, वॉयलेट करते हैं। तो ऐसे में नेपाल के पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकती है। तो वो किन किन को रिमूव कर सकती है, किन किन को इम्पीच कर सकती है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इन लोगों को जो है इम्पीच कर सकती है नेपाल की पार्लियामेंट अगर इन्होंने कोई लॉ वॉयलेट किया या फिर उस लॉ को मिसयूज किया तो। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले फिर से वही चीज, एक प्रपोजल रखा जाएगा इम्पीचमेंट का। कहां पर? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, दैट मीन्स लोअर हाउस में एक प्रपोजल रखा जाएगा फॉर द इम्पीचमेंट। अब वहां पर 1/4 ऑफ एमपीज, दैट मीन्स 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उस प्रपोजल को सपोर्ट करने चाहिए, उस प्रपोजल के लिए अग्री करने चाहिए। फिर उसके बाद एक स्पेशल कमिटी होगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस, दैट मीन्स एक स्पेशल कमिटी होगी, वो क्या करेगी, वो पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। मतलब सपोज करो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा है, तो एक्चुअल में उनपे जो चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने लॉ को ब्रेक किया है या मिसयूज किया है, तो वो एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है, कहीं फॉल्स चार्जेस तो नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल कमिटी होगी जो इस सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन करेगी। एंड ये इम्पीचमेंट कब होगा? जब 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो वोट करेंगे इस इम्पीचमेंट के फेवर में, मतलब वो अग्री करेंगे कि हाँ इन्हें इम्पीच होना चाहिए, तभी जो है ये इम्पीचमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। एंड अगर ये अप्रूव हो गया बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ऐसे में ऑफिशियल को जो है उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो हमने क्या बोला कि पहले प्रपोजल रखा जाएगा, उसके बाद हमने बोला उस प्रपोजल को एटलीस्ट 1/4 एमपीज सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद एक स्पेशल कमिटी बिठाई जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी क्या जो ऑफिशियल पे चार्जेस लगे हैं, उन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही भी है या नहीं है, तो वो सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी वो कमिटी। उसके बाद अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो फेवर में वोट करते हैं या वो अप्रूव कर देते हैं, इम्पीचमेंट के लिए अग्री कर जाते हैं, तो ऐसे में इम्पीचमेंट किया जाएगा। ठीक है, एंड उन ऑफिशियल को उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज करते हैं तो पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। सो दैट वाज इट। आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देखा लेजिस्लेचर का, उसके बाद हमने 5 पॉइंट्स देखे ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेपाल्स लेजिस्लेचर। बचे हुए पॉइंट्स हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। बिकॉज आई गेस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम केवल ये 5 पॉइंट ही आज डिस्कस करेंगे। ओके, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज रहते रिगार्डिंग एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। सो या, बाय बाय, टेक केयर।